हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। बेसिकली हमने जो डिस्कस किया था, हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें आपको कुछ भी डाउट है देन कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। सो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर सेकंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि ये फैक्ट्स के साथ ही चीज़ों को रिलेट करेगा और स्पेशली इसके जितने भी पॉइंट्स हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे हम डिटेल से डिस्कस करें, देन आगे आने वाली आपकी जो जर्नी है ज्योग्राफी की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन पाए और आप एनालाइज कर पाएँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ आ रहा है। सो बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर की तरफ। देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही हम कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसका विकास। तो किसी भी चीज़ की अगर हम जनरेशन की बात करते हैं, किसी भी चीज़ के ग्रोथ की बात करते हैं, तो वहाँ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके चलते हैं, कुछ थ्योरीज लेके चलते हैं। उसी थ्योरीज को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और उस पॉइंट्स पे हम आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके चलेंगे कि एग्जैक्ट जो पृथ्वी है वो किस प्रकार से बनी, उसका उद्भव कैसे हुआ और किस प्रकार से उसकी गतिविधियां चल रही है। तो काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं चाहती थी कि मैं बेसिक से आपको सारी चीज़ें समझाऊं। देखिए, हमारी जो 11th की बुक है वो बहुत ज़्यादा यूनिक इसलिए हो जाती है क्योंकि ये बेसिक पिलर सब पॉइंट्स जिसे हम कह सकते हैं, बेसिक है इन सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेस रहेगी, आपकी 12th बोर्ड रहेगी या फिर आगे जो अब आप ग्रेजुएशन में आप ज्योग्राफी लेंगे, तो यहीं से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको यहीं से क्लियरिफाई कर दूँ सारी चीज़ें, ताकि ज्योग्राफी की जो पॉइंट्स और टर्म्स हैं वो आपको अभी से समझ में आने लग जाए और आप उसकी वैल्यूज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो बढ़ते हैं हम आगे। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी आपके साथ। देखिए, अपने पृथ्वी की उत्पत्ति, हम जब भूगोल विषय पर चर्चा करते हैं, भूगोल मतलब हमने बात की थी जब हमारी पहला चैप्टर हुआ था, उसमें सीधा का सीधा सारा भूगोल से ही रिलेटेड था। तो वहाँ हमने क्या देखा था कि भूगोल किस प्रकार से है, भूगोल में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, भूगोल किस किस तथ्यों पर बात करता है, उसकी अध्ययन विषय वस्तु क्या रहती है। तो वो सारे क्षेत्र हमने अच्छे से पढ़े थे और उसको समझा था कि भूगोल बेसिकली जो है हमारे 11th की जो ज्योग्राफी है, वैसे कई प्रकार के 16 प्रकार के भूगोलों के क्षेत्र अध्ययन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा भौतिक भूगोल है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, वो पृथ्वी की स्थिति और परिस्थितियों के बारे में डिटेल से बताता है। तो पृथ्वी की सबसे पहली जो अंदरूनी चीज़ है या बाहरी चीज़ है, सबसे पहले तो यही है कि पृथ्वी आई कहाँ से, ये क्या है, ये ग्रह है तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, बाकी सभी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ जो जियोग्राफर हैं, जो कुछ भूगोलवेताएं हैं, उन्होंने अपनी कुछ अवधारणाएं रखी है, कुछ परिकल्पनाएं रखी है। परिकल्पना का मतलब ये होता है कि आप एक अजम्पशन करना, किसी चीज़ के बारे में एक थ्योरीज बनाना और उसको एक टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ रखना, या फिर अपनी थ्योरीज को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना ही हमारा परिकल्पना कहलाता है। हालांकि ये परिकल्पना कितनी सही रहती है इसकी श्योरिटी आसानी से हमें नहीं पता चलती, लेकिन हम उसको एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ, हो सकता है ये थ्योरीज हुई होगी जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट बना है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आपने 9th एंड 10th में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, हालांकि अब आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं 11th में, तो हो सकता है आपने मैथ्स नहीं लिए, बट मैथ्स होती भी है। आर्ट्स मैथ्स में भी काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए अभी ऑप्शंस बहुत खुल गए हैं। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आई है उसमें आप काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो मैथ्स आई थिंक जिन्होंने ज्योग्राफी ली है थोड़ी बहुत उनकी मैथ्स अच्छी रही होगी। तो हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ की पोजीशन और अर्थ की सिचुएशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, हमें समझना होगा कि एक पृथ्वी जो है, मैंने आपको बताया था पृथ्वी की जो आकृति है वो भू आब है, यानी जियोइड है। जियोइड का मतलब ये है कि आधी ये उभरी हुई है, आधी ये धसी हुई है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं जियोइड, क्योंकि वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी परिधि पर लगता है, जिसकी वजह से हमें वो हिस्सा क्या दिखाई देता है, बाहर की तरफ दिखाई देता है। ये चीज़ हमने बहुत डिटेल से करी है फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर लिए हैं तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उन क्लासेस से गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपकी ज्योग्राफी में कुछ कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स किस प्रकार से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे ताकि हम पृथ्वी की जो एक्यूरेट पोजिशन है उस पर हम डिटेल से समझ पाएँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के केंद्र बिंदु की, केंद्र क्या होता है, केंद्र का मतलब होता है एक स्थिर बिंदु,
ये डॉट जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा स्थिर बिंदु जिसे हम कहते हैं केंद्र। केंद्र से ही सारी सिचुएशन बनती है, केंद्र से ही सारी पोजीशंस बननी शुरू होती है। अगर हम इस स्थिति को समझे, एक वर्त को बनाने की जो एक स्थिर अवस्था होती है वो हमारा केंद्र बिंदु ही होता है। उसके बाद जब हम वर्त के बारे में समझेंगे तो परिधि किसे कहते हैं, चारों ओर के वक्र की लंबाई को हम परिधि या परिमाप कहते हैं। इन द सेंस जैसे कि यह हमारा केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से हम समान दूरी पर कुछ डॉट्स बनाएंगे और इन डॉट्स को जब हम मिला देते हैं और ये जो वर्त बनता है, ये जो वक्र बनता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसकी पूरी लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं या परिमाप कहते हैं। उसके बाद हम एक पॉइंट पे बात करेंगे व्यास और त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या है, त्रिज्या केंद्र व परिधि के बिंदु के किसी बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि हमारा केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से हम कोई सा भी बिंदु ले ले, जरूरी नहीं है ये बिंदु हम जैसे कि मान लीजिए ये वाला बिंदु जो यहाँ है, ये वाला बिंदु भी हमारा केंद्र से जो आधा किसी भी त्रिज्या का जो बिंदु होगा वो हमारा ये चीज जो क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी त्रिज्या। उसके बाद हम बात करेंगे जीवा। जीवा क्या होती है, वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला खंड, जैसे कि ये वाला खंड या ये वाला खंड या ये वाला खंड। तो ये वाले जो पोजीशन है ये हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है जीवा। और इसी के विपरीत जो है केंद्र बिंदु से लेके सबसे लंबी जो जीवा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं व्यास। तो हमने चार कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। जब हम पृथ्वी की पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें इन चार चीज़ों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें बेसिकली जो पहला है हमारा केंद्र। केंद्र का मतलब होता है एक स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु से लेके जो वर्त की एक लंबाई बनती है, परिधि बनती है, उसे ही हम परिमाप या परिधि कहते हैं। एंड जो हमारी केंद्र बिंदु से लेके जो भी हम परिधि की बिंदु को निश्चित दूरी को हम मानते हैं उसे हम कहते हैं त्रिज्या। और एक जीवा जो है दो समान बिंदुओं की परिधि को, वृत्त की स्थिति के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और केंद्र से लेके जो परिधि तक है जो स्थिति, उसे हम क्या बोलते हैं, वो हम बोलते हैं व्यास। तो त्रिज्या होती है आदि, व्यास होता है पूरा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अर्थ की परिकल्पनाओं के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में जब हम समझेंगे तो कुछ बल इस पे लगते हैं, कुछ चीज़ें इस पे इम्प्लीमेंट होती है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप समझ पाएंगे कि परिधि क्या होती है, वर्त क्या होता है, व्यास क्या होता है, हालांकि ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही होनी चाहिए, बट मुझे ये लगा कि अगर हो सकता है कि इन बच्चों को ये चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही है तो वो कंफ्यूज ना हो अपने पॉइंट्स में, क्योंकि हम एक टॉपिक को एक सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ रहे हैं। तो एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट आगे चल के आपको दिक्कत दे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम छोटी से छोटे टर्म्स पे बात करेंगे और मैं यही मान के चलूँगी कि हम क्या से शुरुआत कर रहे हैं, हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी को। तो इस जर्नी में आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। हमारा मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप हमारी क्लासेस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपने कमेंट्स डालते हैं, अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। देन हमें लगता है कि आप हमारी क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। और स्पेशली हमारा जो टारगेट यही है कि हम आपको बहुत बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि 11th बहुत ज़्यादा स्कोरिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पिलर है 12th का। और अगर आपको बोर्ड में अच्छा गेन करना है तो आपको अपने कॉन्सेप्ट अभी से बनाने शुरू करने पड़ेंगे। और हालांकि अब एग्ज़ाम में इतना टाइम भी नहीं बचा है तो हम बहुत अच्छे से और सिंप्लीफाई तरीके से चीज़ों को करेंगे। आप नोट्स मेंटेन करके चलिएगा। ये सारी जो पीपीटी है आपको अवेलेबल हो जाएगी, हमारे ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि वो आपको सारी चीज़ें वहाँ से अवेलेबल हो पाएँ। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट्स के आगे की तरफ कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित ये चीज़ें हमारे कैसे काम आएगी। तो आप समझिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति जैसे कि हमारा चैप्टर है, आई होप आपने एक बार रीडिंग की होगी अपने चैप्टर की। मैं देखिए चैप्टर भी आपको समझाऊंगी, पूरे चैप्टर्स को। मैं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी बेस बनाना चाहती हूँ ताकि आप उस चैप्टर को आसानी से समझ पाएँ, क्योंकि जब आपका बेस ही नहीं बनेगा तो आप भले वो लाइंस 50 बार पढ़ लीजिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये थ्योरीज हम अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। मुझे खुद पता है कि एक स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए स्टडी में, ताकि उसमें इंटरेस्ट भी जनरेट हो और हमारे पॉइंट्स भी अच्छे से और आसानी से क्लियर हो और हमारी आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे स्कोर मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी आप पढ़ते हैं, अदर एनी सब्जेक्ट, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, साइंस, या जितने भी आपने अभी तक सब्जेक्ट लिए, ह्यूमैनिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी,
वो उन हर सब्जेक्ट्स पे आप अपनी एक चीज़ कीजिएगा कि आप उन कॉन्सेप्ट्स के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसान लगे और आपको लगे कि हाँ आपने जो पढ़ा है या जो आपने आंसरिंग स्किल में डाला है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, और वो एग्जामिनर आप ये एज्यूम कर पाएगा कि हाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपने आंसर राइटिंग में प्लीज़ बना के रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हम हमारी क्लास में डिस्कस करते रहेंगे कि आंसर की क्या चीज़ें रहती है, आंसर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है, या किन चीज़ों से हम हमारा आंसर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि बोर्ड में आपकी कॉपी देखी जाती है, ना कि आपका फेस या आपका नॉलेज देखा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने लिखा हुआ वो आंसर, उसी के बेसिस पे आप टॉपर बनते हैं, उसी के बेसिस पे आप स्कोर करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी होती है, और ये चीज़ आपकी अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने आंसर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं। सो बढ़ते हैं हम हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति की तरफ। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को क्या है हम साथ में लेके चलेंगे तो हमारी क्लास बोरिंग नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं नॉलेज देने से नॉलेज बढ़ता है। तो मेरे जितने भी अपनी लाइफ की ये छोटी सी जर्नी में जो जो मैंने सीखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दैट मीन्स ये है कि आप अपने जो भी रिजल्ट हैं आपके 12th का बोर्ड या 11th जो भी है, आप बहुत बेहतर करें। और मेरी यही शुभकामनाएं रहेगी कि आप बहुत ही स्ट्रांगली से ज्योग्राफी पढ़ें और आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर करें और आपका ब्राइट फ्यूचर हो ज्योग्राफी में। सो पृथ्वी की उत्पत्ति जब हम बात करते हैं, आरंभिक 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके। देखिए बहुत सारी कल्पनाएं आई हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है भूगोलवेताओं के द्वारा। आज भी उस पर रिसर्च चल रहे हैं, उस पर खोज चल रही है कि आखिर एग्जैक्ट हम किस थ्योरी को सही माने। तो अलग अलग धारणाओं को हम एक संकल्पनाओं में बांधते हैं। उन्हीं परिकल्पनाओं को आधार जो होता है वो हमारा 2 क्षेत्र में बटा हुआ है। एक है हमारा आरंभिक मत, एक है हमारा आधुनिक मत। क्योंकि जो ज्योग्राफर हैं, जो भूगोलवेताएं हैं, उन्होंने अगर हम बात करें आरंभिक मत की, तो काफ़ी टाइम से पहले ही ये अवधारणाएं बढ़नी शुरू हो गई थी कि पृथ्वी आखिर उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पृथ्वी की स्थिति कैसे बनी, पृथ्वी किसका भाग है, किसका हिस्सा है, ये ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है। तो इन थ्योरीज पे काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, इस थ्योरीज पे काफ़ी सारी परिकल्पनाएं बनी। तो आरंभिक परिकल्पनाओं में 2 परिकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण रही। पहली आपकी रही अद्वैतवादी परिकल्पना, या जिसे हम कहते हैं मोनिस्टिक या एक तारक परिकल्पना। दूसरी आपकी रही आरंभिक में ही द्वैतवादी, जिसे हम द्वैतारक या ड्वेलिस्टिक जिसे हम बोलते हैं परिकल्पना। ये 2 परिकल्पनाएं क्या थी उसको हम डिटेल से समझेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो सेकंड चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित, ये 2 परिकल्पनाओं को बताता है। पहली आरंभिक परिकल्पना और दूसरी हमारी आधुनिक परिकल्पना। आधुनिक परिकल्पना में क्या होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर चर्चा की जाती है, जिसमें बिग बैंग थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस रही थी। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, जब हम हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसी पे बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की गई हमारे सेकंड चैप्टर में। देन हमारे तारों का निर्माण कैसे हुआ, सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें, उसका विकास कैसे हुआ, ये ग्रोथ क्रम जो चलता है वो चलता है हमारा आधुनिक मत में। अभी बात इतनी की जा रही है कि पृथ्वी या सभी जो ग्रह हैं वो कैसे बने। इन ग्रहों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो हमारा आरंभिक मत होता है, उस ग्रह के निर्माण से संबंधित। तो 2 परिकल्पनाएं चलती है, पहली आपकी अद्वैतवादी परिकल्पना, दूसरी है आपकी द्वैतवादी परिकल्पना। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम बहुत सिंपल वे से कर रहे हैं। हमने सबसे पहले ये देखा था कि परिधि क्या होती है, व्यास क्या होता है, केंद्र बिंदु क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको समझा दिए, ताकि जब हम इन बारे में पढ़ें, इन परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ें, तो कहीं पे भी परिधि लिखा हुआ है या जीवा लिखा हुआ है या फिर त्रिज्या लिखा हुआ है, व्यास लिखा हुआ है, तो आप उसको आसानी से समझ पाएँ कि बात यहाँ पे किस बिंदु से किस बिंदु तक की हो रही है। पृथ्वी से संबंधित ये थोड़े से पॉइंट्स आपको आने बहुत ज़रूरी थे, और ये बेसिक मैथ्स के पॉइंट्स है, ज्योमेट्री में आते ही हैं। तो यहाँ से जब हम बात करते हैं अद्वैतवादी परिकल्पना की, सबसे पहली परिकल्पना जो है अद्वैतवादी, बहुत इंपॉर्टेंट परिकल्पना रही है। और ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं सेल्फ नोट से, आप उसको एक बार समझिएगा। हम इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और कौन कौन सी अवधारणाएं इसमें उपस्थित थी। तो पहली जो है अद्वैतवादी सिद्धांत, जिसे हम पेरेंटियल हाइपोथेसिस बोलते हैं, ये क्या थी, ये ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित थी और केवल एक वस्तु से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ऐसी इसकी अवधारणा थी।
यानी ये जो थ्योरी थी अद्वैतवादी पेरेंटियल हाइपोथेसिस जो थे, इनका मानना ये था कि जो जितने भी ग्रह हैं ब्रह्मांड में या जितने भी उपग्रह हैं या इन सभी ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इन ग्रहों का निर्माण एक ही तारे से हुआ है, ज़्यादा वस्तुओं से नहीं हुआ है, एक ही वस्तु से ग्रहों की उत्पत्ति इन्होंने मानी है। तो आपसे अगर यदि एग्जामिन में ये पूछ लिया जाए एग्जाम के टाइम कि अद्वैतवादी संकल्पना या अद्वैतवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है ये एक पेरेंटियल हाइपोथेसिस है। इसका तात्पर्य ये होता है, इसका मेन उद्देश्य यही कहने का है कि ग्रहों की जो उत्पत्ति है वो केवल एक ही वस्तु से हुई है। एक ही वस्तु इन द सेंस किस प्रकार से हुई है उसके बारे में कई सारी परिकल्पनाएं अलग अलग भूगोलवेताओं ने प्रस्तुत की, जिनमें उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 3 सिद्धांत प्रमुख रहे थे, जिनमें अद्वैतवादी संकल्पना में सबसे पहले हैं कास्ते द बफन, जिन्होंने 1749 में पुच्छल तारा परिकल्पना एक रखी थी। उसके बाद आए थे इमैनुअल कांट, ये थे 1755 जर्मनी से थे और इन्होंने वायवीय राशि परिकल्पना दी थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके चैप्टर में इसके बारे में सिर्फ एक 1 लाइन ही दे रखी है, इसको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगी। देखिए एग्जाम का मतलब क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट पे बात की जाती है, आपको आपकी माइंड थ्योरी समझी जाती है एग्जाम में कि आप किस प्रकार से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक लाइन दे रखी है इमैनुअल कांट की वायवीय राशि परिकल्पना, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा ये परिकल्पना क्या थी, हाइपोथेसिस में क्या क्या बने थे और इनकी अवधारणा पृथ्वी से संबंधित किस प्रकार से हम उसके मत में जा सकते हैं या हम इसको गलत भी ठहरा सकते हैं, किस प्रकार से जब हम उसे उसका बेस पता होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी क्योंकि हमारे पास जब हमारे चैप्टर पे हम जाते हैं तो इमैनुअल कांट और लाप्लास पे बात की गई है। तो मेरा यही मानना है कि जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं अगर एक बार ही आप उसको अच्छे से समझ लें तो आगे चल के आपको कहीं पर भी इश्यूज़ नहीं होते हैं। तो इन दोनों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि इमैनुअल कांट क्या थ्योरी प्रस्तुत करते हैं या लाप्लास क्या थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। हम एक एक करके इन दोनों को समझेंगे, उसके बाद हम हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे ताकि क्या होगा कि आपका एक ब्रीफ बन जाए, आप उस लेवल पे पहुंच जाएं, उस चैप्टर को अंडरस्टूड करने की आप में मैच्योरिटी आ जाए। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो कास्ते द बफन थे 1749 में इन्होंने एक पुच्छल धारा परिकल्पना रखी, इमैनुअल कांट 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना, और एक थे लाप्लास जिन्होंने वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, भूगोलवेता थे, जिन्होंने 1796 में एक बहुत ही यूनिक परिकल्पना रखी थी निहारिका परिकल्पना, जिनका मत था कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। और भी ऐसे कई मत प्रस्तुत किए गए थे रॉस के द्वारा, लॉकियार के द्वारा। तो यहाँ पे हम किन पे बात करेंगे, हम बात करेंगे इमैनुअल कांट और लाप्लास की परिकल्पनाओं पे। तो आप समझ पा रहे होंगे हमने अभी तक डिस्कस जो किया पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित था। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने 2 मत देखे, एक हमारा प्रारंभिक मत था, एक हमारा आधुनिक मत था। प्रारंभिक मत में 2 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थी, अद्वैतवादी और द्वैतवादी परिकल्पना। अद्वैतवादी परिकल्पना ये कहती है कि जितने भी ग्रहों का निर्माण है वो केवल एक ही वस्तु से हुआ है, एक ही तारे से हुआ है, एक ही जिसे हम कह सकते हैं एक ही वस्तु से इसकी उत्पत्ति या पेरेंटल हाइपोथेसिस एक ही वस्तु पर आधारित है। और इनके बारे में 3 प्रमुख सिद्धांत दिए गए थे, कास्ते द बफन का पुच्छल धारा परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना कांट की, और निहारिका जिसे हम नेबुलाज बोलते हैं निहारिका, उसकी परिकल्पना यहाँ पे प्रस्तुत की गई थी। और निहारिका जो परिकल्पना थी वो वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में ही थोड़ा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट डिटेल से इमैनुअल कांट की कॉन्सेप्ट को लाप्लास ने थोड़ा सा विस्तार रूप में बताया और उसमें कुछ चेंजेस करने का प्रयास किया। तो ये चीज़ें हैं, 2 कॉन्सेप्ट ही हमें अच्छे से समझने हैं। तो अभी हम बात करेंगे इमैनुअल कांट पे। देखिए इमैनुअल कांट जो थे वो जर्मन दार्शनिक थे, जर्मन भूगोलवेता जिन्हें हम कह सकते हैं। इनकी जो थ्योरीज थी वो 1755 में बहुत ज़्यादा मानी गई थी, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई थी बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये इन्होंने परिकल्पना रखी तो इसको काफ़ी समर्थन भी मिला था। और इसकी जो अगर गणितीय स्थिति देखें तो वहाँ इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसका कारण कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ थी, गति के नियम थे, क्योंकि इन्होंने जो नियम बताए या इन्होंने जो संकल्पनाएं रखी वो बहुत ही विपरीत जा रही थी गणितीय थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इसको इस कल्पना को अमान्य घोषित किया गया। और उसके बाद जो लाप्लास की थ्योरी आई उसको भी काफ़ी सही तरीके से एक सही मायने में उन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था कि पृथ्वी की एक्यूरेट उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कांट के बारे में समझेंगे। देखिए ये कांट जो है काफ़ी लोगों को बहुत टफ लगता है क्योंकि इनकी जो थ्योरीज हैं बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, बट हम कोशिश करेंगे कि इन थ्योरीज पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाएं और सिंपल लाइंस में मैं आपको समझाऊं कि एक्चुअल कांट कहना क्या चाहते थे।
क्योंकि जब आप बुक्स पे जाते हैं या कांट की थ्योरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, आप गूगल भी रिसर्च कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स आपको लगेंगे। इवन आप अगर उसको अच्छे से मैच्योरिटी लेवल पे समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है 2 से 3 घंटे आपके चले जाएं। तो हम यहाँ पे 10 मिनट के कॉन्सेप्ट में कांट को पूरा समझ लेंगे, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको इस पर आंसरिंग करनी हो तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, उस पॉइंट्स पे ही मैं डिस्कस करूँगी। एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें अभी इतना ही समझना है जो हमें नीड है। तो हम बढ़ते हैं कांट की तरफ। कांट ने जो परिकल्पना रखी उनके माध्यम से ये था कि हमें 2 बल को समझना पड़ेगा। पहला हमारा होगा अभिकेंद्रीय बल, एक होता है हमारा अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल जिसे हम कहते हैं, ये बाहर की तरफ होता है। जब हमने जियोइड के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने इस पर बहुत बातें की थी कि एक्चुअली ये बनता कैसे और परिधि पे ये कितना बल लगने का कारण क्या है। क्योंकि 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच की जो परिधि है उसमें अंतर पाया जाता है, और परिधि ज़्यादा कहाँ पर स्थित है, परिधि हमेशा वर्त के केंद्र के बिंदु की तरफ रहती है, इसीलिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। ये कॉन्सेप्ट हमने समझा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में। तो यहीं से अब हम बात करेंगे जो हमारा अभिकेंद्रीय बल है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि ये केंद्र की तरफ बल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से कोई चीज़ जा रही है तो इसी की तरफ आकर्षित होगी, लेकिन जब हम अभिकेंद्रीय बल की बात करेंगे तो यहाँ से जो फोर्स लगता है उसको बाहर की तरफ करता है, और ये जो फोर्स लगता है इसको अंदर की तरफ करता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, गुरुत्वाकर्षण बल इसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ये केंद्र की तरफ होता है, और अपकेंद्रीय बल जो होता है वो पदार्थ की परिधि की तरफ होता है, यानी उसको बाहर की तरफ फेंकने का प्रयास करता है। परिधि क्या होती है अब आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो केंद्र से लेके इसकी जो दूरी के बीच की जो लंबाई है या परिमाप है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। वक्र की लंबाई को इसे हम परिधि कहते हैं। और ये परिधि का जो कॉन्सेप्ट है, ये पदार्थ की तरफ जिसको आकर्षित करती है। तो यहाँ ये 2 चीज़ों को आप समझिएगा। कांट ने क्या क्या चीज़ें रखी थी, कांट ने 2 बलों पे चर्चा की थी। एक था गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, एक था अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है, पदार्थ की परिधि की तरफ लगता है। अब ये बल कहाँ से आए, ये थ्योरीज उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, इसीलिए इस थ्योरी को कहीं पे मान्यता नहीं मिलती है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो बताई उसकी कोई फैक्ट्स उन्होंने नहीं रखे। और हमने स्टार्टिंग में ही कहा था ज्योग्राफी अपने फैक्ट्स टू द डिमांड, अपने तथ्यों पे बात करती है, और ये इसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो फैक्ट्स पे ही चलते हैं। तो इसीलिए इस थ्योरी को काफ़ी अमान्य घोषित भी किया गया था। लेकिन ये थ्योरी थी क्या एक्चुअल में, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। कांट ने एक कॉन्सेप्ट रखा था कि जो ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, वहाँ पे एक आद्य देवीय पदार्थ था। अब ये देवीय पदार्थ कहाँ से आया, इन्होंने इसके बारे में कोई डिटेल से नहीं बताया है। ये कहा कि ये आद्य देवीय पदार्थ था और ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और इस फैले हुए पदार्थ में क्या हुआ, धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगा। जब कोई चीज़ गुरुत्वाकर्षण बल लगती है तो उसमें क्या होती है, एक दूसरे पे वो टकराते हैं, क्योंकि उसको वो आकर्षित करती है। जब आकर्षित करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। तो इन आद्य पदार्थों में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टकराहट उत्पन्न हुई, और इसी टकराहट के कारण क्या हुआ, एक ताप उत्पन्न हुआ, जिससे द्रव से गैसीय पदार्थ की अवस्था बन गई। इस ताप की वजह से क्या हुआ, जितने भी द्रव थे वो मेल्ट होकर वो गैसीय अवस्था में आ गए। ये इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा, और इन्होंने ये कहा कि जब ये अवस्था गैसीय अवस्था हुई तो इस गैसीय अवस्था के कारण ये बादल जैसी इसकी पोजीशन हो गई, और ये सभी क्या करने लगे, पदार्थों को इकट्ठा करने लगे, और ये फैलने लगा। और फैल के ये क्या करने लगा, ये गति करने लगा, और बहुत तेज गति करने लगा। जबकि ये चीज़ नियम के विपरीत है। अगर हम गणितीय कोणीय नियम के समझने का प्रयास करें, गति के नियम पर हम बात करें, तो वहाँ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया होता है साइंस में। आप अगर 10th में आपने साइंस पढ़ी होगी तो गति का एक नियम है। गति के नियम में ये बात कही गई है कि यदि कोई पदार्थ घटता है, घटेगा, पदार्थ में यदि कमी आएगी या वो घटेगा, तो क्या होगा, गति तेज होगी। जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ये जो वो ताप लगा या उत्पन्न हुआ, जिसकी टकराहट की वजह से उसमें जो तापमान की ताप उत्पन्न हुआ, उससे वो द्रव्य पदार्थ जो था वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया, और ये गैसीय अवस्था इकट्ठी चीज़ों को करने लगा, और ये आकार में क्या हो गया,
बड़ा होता चला गया। तो जब ये आकार में बड़ा होता चला गया तो इसमें गति तेज कैसे होगी, क्योंकि हमने ये कहा है कि किसी भी पदार्थ में जब कमी होती है तो ही गति तेज होती है, ये गति का नियम है। तो इस नियम के विपरीत इन्होंने ये बात बोली, इसीलिए इस थ्योरी को अमान्य घोषित किया गया। तो मैं आपको इसकी आलोचना के साथ, इसके फैक्ट्स के साथ इसके पॉइंट्स भी दे रही हूँ कि किस प्रकार से हम इसको फैक्ट्स नहीं मान सकते। यानी इस परिकल्पना की मैंने दोनों तथ्य रखे हैं कि जो कांट ने बोला और जो एग्जैक्ट इसकी थ्योरी के विपरीत चीज़ें हो रही है उसके बारे में मैं आपको साथ ही साथ समझाते चल रही हूँ कि जो पहली चीज़ है कि आद्य पदार्थ कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने क्लियर नहीं किया। दूसरा ये कि गुरुत्वाकर्षण बल लगा कैसे, एकदम से ये बल कहाँ से आया, ये भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। और तीसरी ये चीज़ कि जो इन्होंने अवस्था बताई कि किसी पदार्थ के बढ़ने की वजह से गति तेज हो जाती है, जो कि गति के नियम के विपरीत है, क्योंकि गति का नियम ये कहता है कि यदि किसी पदार्थ में कमी आती है या वो पदार्थ घटता है तो उसमें गति क्या होती है, बल उसमें तेज लगता है। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि इसका नियम भी इसके विपरीत है। लेकिन इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने सिंपल सा कहा था कि एक आद्य पदार्थ है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण टकराहट हुई और ये द्रव्य पदार्थ गैसीय अवस्था में बदल गया और गैसीय अवस्था से ये चीज़ों को इकट्ठी करने लगा, वहाँ आसपास की सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इसमें एक गति बनी और गति बनने के बाद क्या हुआ, इसके बल में बदलाव हो गया। यानी गुरुत्वाकर्षण जो अभिकेंद्रीय बल था वो बदल कर किस में बदल गया, अपकेंद्रीय बल में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बदल गया। और इसके कारण क्या हुआ, इसके परिमाण स्वरूप 9 छल्ले क्या हुआ, इससे अलग हो गए। इस निहारिका से, इसको इन्होंने नेबुला नाम दिया, इसको एक निहारिका नाम दिया कि ये पदार्थ निहारिका से अलग होकर 9 छल्लों में बट गए। और इन 9 छल्लों की वजह से क्या हुआ, ये 9 छल्ले ठंडे होकर ठोस पदार्थ बनकर 9 ग्रहों का निर्माण यहाँ से हो गया। यानी इन्होंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखा, एक बहुत बड़ा एक द्रव्य पदार्थ था जो फैला हुआ था, उसके बाद इस द्रव्य पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण बल लगा, तेज गति से अंदर की तरफ इसकी केंद्र में बल लगा। जब ये बल लगा तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, यहाँ पे ताप उत्पन्न हो गया और इस ताप के उत्पन्न होने की वजह से यहाँ टकराहट हुई, गुरुत्वाकर्षण बल लगा, टकराहट होने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, ताप उत्पन्न हुआ और इस ताप के उत्पन्न की वजह से यहाँ की जो परिस्थितियाँ रही इसके विपरीत हो गई और ये जो अवस्था बनी द्रव्य से गैस की अवस्था बन गई। ये द्रव्य पदार्थ किस में बदल गया, द्रव्य गैस में बदल गया। तापमान की जो स्थिति रही उसमें द्रव्य जो पदार्थ था वो गैसीय अवस्था में बदल गया और इस गैसीय अवस्था की वजह से वहाँ पे विपरीत स्थिति हुई और यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि इस पदार्थ की जो गैसीय पदार्थ था ये अपनी चीज़ों को इकट्ठा करते चले, इसके आकार में भी क्या हो गया, आकार में विस्तार हो गया। विस्तार होने की वजह से क्या हो गया, बल में परिवर्तन। देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, अगर मैं बुक की लैंग्वेज यहाँ पे लेके चलूँगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से अपने कॉन्सेप्ट्स रखे हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे इन्होंने अप्लाई करी है। लेकिन जब हम इनके सिंपल कॉन्सेप्ट का बेस ही निकाल दें, उसका निचोड़ अगर हम निकालें तो सिंपल से ये थ्योरी मैंने आपको लिखी है, एक कॉमन लैंग्वेज में रखी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज उसको समझ पाएँ और आप उसको एक आंसर राइटिंग में भी अच्छे से लिख पाएँ। क्योंकि देखिए आप अगर डिटेलिंग से जाएंगे काफ़ी चीज़ों को तो आप बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि एक्चुअल में इसकी थ्योरी है क्या। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं थोड़ा सा यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको समझाऊं और जो हमारे एफर्ट्स 4-5 घंटे के रहते हैं वो आपके लिए 10 और 15 मिनट के हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप प्लीज़ इसका बेनिफिट लीजिए। आप ये क्लासेस जितने आपके फ्रेंड सर्किल हैं जिनको ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती है, जिनको 11th NCERT कंप्लीट करनी है, तो प्लीज़ हमारी जर्नी में उनको भी अपने साथ जोड़िए, ताकि जैसे ही जितनी चीज़ें आप शेयर करेंगे उसका नॉलेज आगे आगे लोगों तक पहुँचेगा तो उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा और ये कॉन्सेप्ट या हमारी मेहनत हम कह सकते हैं वो सफल होगी। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी क्लासेस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमारे मोटिवेशन बूस्टअप आप ही हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्पेशली जो कांट की परिकल्पना है, आई होप आपको ये बहुत अच्छी समझ में आई होगी। तो इन्होंने ये ठीक जो कॉन्सेप्ट रखा
उसको हम एक निचोड़ के तरीके से अगर हम देखने का प्रयास करें तो सिंपल सी चीज़ इन्होंने ये कही कि एक दिव्य आद्य पदार्थ था ब्रह्मांड में। इस पदार्थ में क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल आया जिसकी वजह से टकराट हुई। टकराट की वजह से वो द्रव्य पदार्थ किस में बदल गया, गैसीय अवस्था में। और गैस में बदलने के बाद ये चीज़ों को कलेक्ट करता रहा और ये इनकी विस्तार होने की वजह से गति तेज हुई और इस गति में बदलाव होकर बल केंद्र से ना लगकर बाहर की तरफ लगने लगा, जिसकी वजह से 9 छल्ले इससे निकलकर बाहर हो गए और ये 9 छल्ले ही ठंडे होकर क्या बन गए, ठोस रूप ले लिया और ये ग्रहों का निर्माण हुआ और शेष जो अवशिष्ट पदार्थ बचा था वो क्या बन गया, हमारा सूर्य बन गया। तो इस प्रकार इन्होंने सौर मंडल की एक स्थिति, एक रचना, क्रिएटिविटी बता दी कि एक्चुअल सौर मंडल बना कैसे है यूनिवर्स में। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने समझा दिया। बाकी लैपलेस की कॉन्सेप्ट को हम डिटेल से समझेंगे आगे की हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी तक आप इतना अच्छे से कवर कर पाएँ वही आपके लिए बेटर रहेगा। ज़्यादा चीज़ें देने से आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ों को हमने समझा था। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, हमने चैप्टर का बेस बनाया है और एक क्लास आई थिंक एक भी नहीं 5 से 10 मिनट का लैपलेस की थ्योरी, उसके बाद हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको कांट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इमैनुअल कांट कहना क्या चाह रहे थे और उनके कॉन्सेप्ट पे भी हमने एक नेगेटिव पॉइंट्स जो रिव्यूज़ आए थे उनके कॉन्सेप्ट पे लेके तथ्यों को उन्होंने सही से नहीं समझाया था, तो उस पर भी हमने चर्चा कर ली है। यदि इसके आलोचनात्मक वर्णन करना आपको हो तो आप ये भी बता सकते हैं कि गति के नियम के विपरीत इन्होंने नियम दिए थे और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया कि ये आद्य पदार्थ आया कहाँ से है। तो काफ़ी चीज़ें, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज़ में लेके चलें। अब आपको क्या करना है, आज आपके लिए थोड़ा सा मैं होमवर्क दे के जाना चाहती हूँ। आपको कांट की थ्योरी पे कोशिश करनी है, कांट के पॉजिटिव और कांट की थ्योरी क्या है और उसकी आलोचना, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है आंसर प्रैक्टिस में। इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ ताकि एग्जाम टाइम में जितने से जितना टफ हम कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे। जब हमारा एग्जाम आएगा तो मैं मानती हूँ कि इससे इजी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसीलिए हम थोड़े से टफ लेवल पे अगर हम चलेंगे अभी से तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। आप प्लीज़ अपना होमवर्क कीजिएगा, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लीजिएगा। ये अगर आप लिख लेंगे हाथों हाथ जो आपने अभी समझा है, आप उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड बना सकते हैं और तो आपको बहुत इसमें हेल्पफुल रहेगी आगे की चीज़ें। सो थैंक यू सो मच एंड आप प्लीज़ इस क्लासेस को शेयर कीजिए। ज्योग्राफी बहुत यूनिक सब्जेक्ट है और जितनी चीज़ें मैं लेके आ रही हूँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इजी टू इजी मेथड्स में आपको समझाऊं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं समझ पा रही हूँ कि एवरी स्टूडेंट जितने भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई इतना हाईली स्मार्ट नहीं होता। हर चीज़ों को अगर हम जीरो से समझने का प्रयास करेंगे तो हम ऑब्वियसली स्मार्ट बन सकते हैं। बस प्रैक्टिस, मैक्स मीन्स परफेक्ट, ये चीज़ आपने सुनी होगी। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम स्ट्रांग बनेंगे हमारे सब्जेक्ट में। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।